इस इंडेक्स में स्टॉक मार्केट की कमी आ रही है, लेकिन ओवरऑल इस वक्त सूरत हाल स्टॉक मार्केट में खासी बेहतर है। और उसकी वजह यह है कि जब बजट आया तो कहीं कोई इजाफी बोझ या कोई मजीद टैक्स इस मार्केट पर, इस सेक्टर पर नहीं लगे, लेकिन दीगर हर तबका इस वक्त टैक्सेस की भरमार की वजह से परेशान है और हर एक सेक्टर अपने अपने तौर पर एहतजाज कर रहा है। कोई सड़कों पर हमें एहतजाज करता हुआ नजर आ रहा है और किसी को हम ये देख रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स अदालत जाने की बातें कर रहे हैं। तो आखिर ये इस तरह की स्ट्रेटजी, इस तरह की जो पॉलिसी है हुकूमत ने और FBR ने क्यों तरतीब दी है, और ये क्या टैक्स कलेक्शन और टैक्स रेवेन्यू जो है इस टैक्स नेट को बढ़ाकर क्या बेहतर तरीके से कलेक्ट किया जा सकता था, और जो फिगर्स अब जो अपने टारगेट सेट किए हैं FBR और गवर्नमेंट ने, क्या वो अचीवेबल हैं, क्या वो अचीव कर पाएंगे या नहीं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अमायद अशफाक तोला साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमायद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। इस बजट में जो नए टैक्सेस जिस तरह से एक आम आदमी पर लगे, जिस तरह से बिजनेस कम्युनिटी पर लगे, जिस तरह से एक्सपोर्टर्स पर लगे, ओवरऑल पहले तो एक ओवरव्यू आप दीजिएगा कि ये इन टैक्सेस की शरह से आप मुतमईन हैं? कहीं सैलरीड पर्सन के स्लैब्स तब्दील कर दिए गए, टैक्सेस में वहाँ भी इजाफा हो गया, कहीं विद होल्डिंग टैक्स हम तनख्वाहों पर भी दे रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की खरीदो फरोख्त पर भी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सर देखें, ये बजट जितने इसमें टैक्सेस लगाए गए हैं और बाय एंड लार्ज जिस सेक्टर पे लगाए गए हैं, मेरे ख्याल से ये आवाम की कमर तोड़ देने वाला बजट है। आप देखें, अभी 9,306 खरब FBR ने टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया है और जो टारगेट ये कर रहे हैं इस माली साल के लिए वो 12,970 खरब है। अगर मैं जो उनकी प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन है 12% और जो GDP ग्रोथ ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं 3.6%, अगर मैं उसको लेके चलूं तो 10,758 खरब रुपए ये इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी इन्होंने 1.7 ट्रिलियन रुपीस के नए टैक्सेस लगा दिए ऑलरेडी। 512 अरब रुपए का एक गैप नजर आ रहा है मुझे। चले अगर आप 400 अरब रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से भी इंप्लीमेंट कर देते हैं, बाकी भी 100-125 अरब रुपए इस वक्त मुझे गैप नजर आ रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने दूध पे सेल्स टैक्स लगा दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने जो एजुकेशनल जो बच्चों की चीजें होती हैं जिसमें स्टेशनरी हो गई, आइटम्स हो गई, उस पे सेल्स टैक्स लगा दिया। चले रिड्यूस रेट 10% पे लगाया है, लेकिन लगा तो दिया है। ये सारी चीजें महंगाई में कंट्रीब्यूट करेंगी और उसके साथ साथ जब अगर आप एक तनख्वाहदार तबके पे, जो मैं अभी भी यकीन से कह सकता हूं, मेरा ये व्यू है कि आपके मुल्क का सबसे डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, उस पे आपने टैक्स तो बढ़ा दिया और 1 करोड़ से ऊपर जिसकी भी इनकम है उस पे बिजनेस या सैलरी, उस पे आपने 10% सरचार्ज भी लगा दिए। तो मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो शायद रिविजिट होनी चाहिए, क्योंकि ये वरना हम बहुत महंगाई की तरफ चले जाएंगे। और अभी आप देखें कि जो क्या कहते हैं अपना, जो डॉलर की आप बात कर रहे हैं कि डॉलर जो है अब मार्केट में है कि जी ये शायद हो सकता है ऊपर चले जाए। हमारी एस्टिमेट्स के मुताबिक 235 रुपए से ज्यादा का डॉलर नहीं है। अच्छा। अगर ये 295 पे चले जाता है, या अगर कुछ आज से 1-2 महीने पहले एक स्टोरी आई थी और एक रिसर्च हाउस ने ये एनालिसिस किया था कि IMF चाहता है कि 328.6 रुपए पे आप माली साल 25-30 जून तक वो उसको डिवैल्यू करें। तो सर फिर हम किस तरफ जा रहे हैं? आपको पता है, अगर आप क्या कहते हैं अपना हर 10 रुपए की डिवैल्यूएशन पे 2% जो है इन्फ्लेशन का पास थ्रू इफेक्ट है, तो हम फिर किस तरफ जा रहे हैं सर? हम एक साइड पे हम टैक्स लगा के लोगों की परचेजिंग पावर भी कम कर रहे हैं, रुपए की कदर को जो है वो अंडर वैल्यू रख के हम महंगाई भी बढ़ा। तो हमारे साहब, ये जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उन पर जो टैक्स लोड जिस तरह बढ़ाया गया है, तो ये इसको बैलेंस भी तो किया जा सकता है टैक्स रिफॉर्म्स के जरिए। अभी तक कोई ऐसी रिफॉर्म हमें क्यों होती नजर नहीं आ रही कि एग्रीकल्चर सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर या रिटेलर्स को किसी एक थ्रू प्रॉपर चैनल FBR के सिस्टम में शामिल किया जाए, उनको भी रजिस्टर किया जाए, वो भी इस टैक्स नेट में शामिल हो। तो यहाँ हुकूमत को क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपकी नज़र में? सर देखें, आपने बड़ी अच्छी बात करी एग्रीकल्चर सेक्टर पे। RRMC रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन की पिछले साल 17 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी। उसमें इसी चीज को कवर किया गया था। वन ऑफ द रेवेन्यू मेजर्स वाज मिनिमम एसेट टैक्स। एक बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, एक एसेट का आपका जो भी टोटल वैल्यू है, अगर
उस थ्रेशोल्ड से ऊपर आपके अगर असासे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो किसी भी मद में हो, ठीक है, आई थिंक बैंक अकाउंट शायद एक्सक्लूड कर दें, तो अगर वो एक्सीड करते हैं तो 1% या 2% आप एक मिनिमम एसेट टैक्स भर दें। अब उससे क्या होता है, उससे हमारे निज़ाम में इक्विटी क्रिएट होती है कि अगर मेरे पास फर्ज करें 10 करोड़ रुपए के असासे हैं, तो उसका 1% मुझे साल में मिनिमम टैक्स भरना है। अगर मैंने 11 लाख रुपए इनकम टैक्स भर दिया है साल में, तो ठीक है, मुझसे नहीं लिया जाएगा वो। अगर मैंने 8 लाख रुपए मैंने जो है वो मिनिमम टैक्स भरा है, इनकम टैक्स भरा है साल के दौरान, तो 2 लाख रुपए मेरा बैलेंस होगा, वो मैं मिनिमम एसेट टैक्स की मद में जमा करवा दूंगा। आई बिलीव उस वक्त काफी ऑपोजिशन फेस करी इस प्रपोजल ने। आज भी आप देखें बातें हो रही हैं कि जी प्रोविंसेस लेवी करेंगे एग्रीकल्चर टैक्स, ठीक है, लेकिन अभी आपके पास अगर फेडरेशन के थ्रू लेवी करना एक प्रपोजल ऑलरेडी मौजूद है। जहां तक आपकी बात है रिटेलर्स की, सर ये प्रपोजल भी आरआरएमसी की रिपोर्ट में पिछले साल से मौजूद है, जो इस अभी इंप्लीमेंट हुआ है कि जो 236G और 236H में अमेंडमेंट्स आई हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अब तमाम रिटेलर से 0.5% जो है वो उनकी जो भी परचेजेस स्टेज पे उस पर टैक्स ले लिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये अगर पिछले साल हो जाता तो उसका हमें कोई तकरीबन 250 से 300 अरब रुपए इस माली साल में इकट्ठा हो चुका होता, जो कि हमने वी हैव मिस्ड द बस, आई बिलीव। और हमारे साहब हम ये देख रहे हैं कि अभी पेट्रोलियम डीलर्स पर जब एक टैक्स लगा इजाफी, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, एक स्ट्राइक कॉल की, वो टैक्स रिवर्स हो गया, एफबीआर ने एक एसआरओ जारी किया और वो टैक्स खत्म कर दिया। अभी हम देख रहे हैं फ्लावर मिल्स वाले इजाफी टैक्स पर वो एहतजाज कर रहे हैं, हो सकता है एफबीआर उनका भी टैक्स खत्म कर दे। अब ये जो टैक्सेस खत्म हो रहे हैं प्रोटेस्ट के नतीजे में, ये भी फिर एक आम आदमी पर शिफ्ट होंगे। अब एक सैलरीड पर्सन क्या करे, वो सड़कों पर एहतजाज करता है, उसका ये टैक्स रिवर्स तो नहीं होता? सर देखिए, पेट्रोलियम पे जो टैक्स लगा था 0.5, यही जो अमेंडमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, देखिए उनका थोड़ा सा मेरे ख्याल से गिला मुख्तलिफ था। वो उनका गिला ये था कि जी 156H में अगर वो अपने कमीशन पे 12% टैक्स दे रहे हैं, जो कि फुल एंड फाइनल है, तो फिर उनकी परचेज स्टेज पे 0.5% इकट्ठा अगर हो भी जाता है, अगर वो एडजस्टेबल है, तो उनकी जब उनका कमीशन पे टैक्स ही फुल एंड फाइनल है, तो उनका तो गिला ये था कि जी आप मार्जिन बढ़ा दें हमारे, या ये टैक्स खत्म कर दें, ठीक है। तो वो एक टेक्निकल मेरे ख्याल से एक कानून की बहैसियत इनका एक वो था, गिला था। मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहूंगा, मगर अब देखें ना सर, अब कब तक आप हड़तालें करते रहेंगे? ये मेरे ख्याल से हमारी सरकार को थोड़ा सा विल पावर, थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखानी होगी कि जो भी हड़तालें होती हैं, ठीक है, आप बैठ के बात करें, जाहिर है स्टेक होल्डर्स हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्टीमेटली हमें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तो सर बढ़ना है ना। अब देखें ये 0.5% जो टैक्स लगा है, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। इसका प्राइमरी पर्पस ये होगा, 1-2-3 साल में आप देखेंगे कि जो ये ताजिर बरादरी है, ये टैक्स नेट में आ जाएगी। इसका मकसद ये है। दूसरी चीज, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे मैं बात करूं, तो देखें एक्सपोर्टर्स को भी नॉर्मल टैक्स या मिनिमम टैक्स में ले। पहले ये था कि जी एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट प्रोसीड आती थी 1% देके, उसका फुल एंड फाइनल हो जाता था, कोई ऑडिट नहीं होता था, उसका कुछ भी नहीं। अब उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो कुछ जैसे ये ताजिर वाला एक इस पर एक्सपोर्टर्स को भी बड़ा हमारे साहब जाहिर है उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशन हैं। अब ये जो अरबों खरबों की बात, ये टैक्स पॉलिसी, ये हुकूमत के काम, रिफॉर्म, जाहिर है ये मुश्किल बातें, और एक आम आदमी जो 60,000, 65,000, 70,000 रुपये कमाता है, जिसका टैक्स इस वक्त डबल हो गया 100%, ये उसको तो इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ हुकूमत ने इस बजट में ये क्या कर दिया, जिन पर टैक्स डबल हो गया, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देगा, जो ये 18% के GSTs हैं वो ये भी भरेगा जब वो अपनी ग्रोसरी करेगा। तो ये उसके लिए गुजारा करना मुश्किल, ये कितना मुश्किल हो गया है, ये मुमकिन हो सकेगा आगे चलकर उसके लिए सर्वाइव करना? सर मैंने शुरू में ही बोल दिया था, ये आवाम की जो है ना कमर तोड़ देगा ये बजट। हमें कुछ चीजें रिविजिट करनी चाहिए। देखिए, मैं तो इस हक में हूं ही नहीं कि सैलरीड क्लास पे आप टैक्सेस बढ़ाएं। इनफैक्ट मैं तो पिछले 2 साल से हर जगह यही तजवीज दे रहा हूं कि जी जो अगर 6 लाख से ऊपर के आमदन पे टैक्स है सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, तो वो थ्रेशोल्ड बढ़ा के 12 लाख कर दें सर। 50,000 रुपये महीने में आज किसका घर चलता है? बड़ी मुश्किलों से चलता है। उस पर भी अगर आप टैक्सेस बढ़ा देंगे, और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज इफेक्ट अगर आप देखेंगे, वो सबसे लोएस्ट थ्रेशोल्ड पे ही हुआ है।
सही है, तो ये प्रोग्रेसिव रिफॉर्म लाए तो है, रिग्रेसिव मैनर में लाए, ये भी थोड़ा सा इनको रिविजिट करने की जरूरत है। अगर ये थ्रेशोल्ड आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और ये इनको जरा मार्जिन देते हैं, कोई 1 लाख तक का अगर मार्जिन दे देते हैं, तो फिर ये जो टैक्स का ये गैप आएगा ये फिर कहाँ से पूरा करेंगे? इसके लिए अपने नेट को बढ़ाना पड़ेगा फिर? सर बिल्कुल आपको नेट को बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए पिछले साल एक्सपोर्टर्स का 1 अराउंड एस्टिमेटेड 1.7 खरब रुपए का विंडफॉल हुआ, ठीक है। अब पिछले साल अगर फाइनेंस एक्ट में ये तरमीम ले आते जो ये इस दफा लाए कि नॉर्मल टैक्स में ले आए एक्सपोर्ट में, तो ये कम से कम 300 से 400 अरब रुपए एडिशनल कलेक्ट कर चुके होते। अच्छा, अब क्योंकि इन्होंने नहीं किया, इसका खुमियाजा ये भुगत रहे हैं सैलरीड क्लास वाले, क्योंकि अब आपको जाहिर है IMF की कंडीशन है, ये रेवेन्यू टारगेट आपको मीट तो करना है। अगर पिछले साल आप ये टैक्स इकट्ठा कर लिया होता तो आज इस बजट में आपको सैलरी तबके पे टैक्स बढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती, उल्टा आप शायद उनको रिलीफ भी दे सकते थे, आप इतनी स्पेस क्रिएट कर सकते थे। लेकिन आपने पिछले साल फॉर वॉट एवर रीजन, आई डोंट नो, अल्लाह सबके दिलों के हाल जानता है, मगर पिछले साल ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और क्योंकि नहीं हुआ, इस साल फिर जाहिर सी बात है जो सबसे डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो खमियाजा भुगत रहा है फिर इन पॉलिसी। हमारे साहब ये खमियाजा ये सिर्फ इस साल तो नहीं भुगतना ना, यानी एक सैलरीड पर्सन अगर कुर्बानी दे रहा है, ये 1 साल की या 2 साल की तो बात नहीं है। ये अभी जो ये 13,000 अरब अगर जमा भी कर लेते हैं तो इसमें सूद भी निकल जाएगा, इसमें NFC के सूबों का अमाउंट भी निकल जाएगा, तो आखिर में तो कुछ भी नहीं बचेगा गवर्नमेंट के पास मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए। यानी अगले साल भी इससे बुरी तस्वीर एक सामने आएगी खुदा न खास्ता, और फिर उससे अगले साल और हालात खराबी की तरफ जाते रहेंगे अगर कोई बड़े रिफॉर्म्स ना हुए तो। सर देखिए, आपने जो बात करी ना कि फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं बचेगा, देखिए इसका सबसे मेरे ख्याल से आप जो एक होते हैं राइटिंग इज देयर ऑन द वॉल, एक सामने जो एक हल है, अगर आप रुपए को अपनी ट्रू वैल्यू पे ले आए, जो कि हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक 234 से 235 है, सही है, गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 226 है, एक और रिसर्च हाउस है वो बोलते हैं जी 243 है। अगर आप इसको रीवैल्यू करके अपनी मार्केट डिटरमिन रखें, सही है, आर्टिफिशियली पैक ना करें, मार्केट, हम तो बोले मार्केट डिटरमिन करें। जब आप उसको रीवैल्यू करेंगे तो लाजमी बात है आपकी महंगाई में अपने आप बेहतरी आएगी। जब बेहतरी आएगी तो आपके पास इंटरेस्ट रेट गिराने का एक जवाब पैदा होगा। 1% इंटरेस्ट रेट अगर आप गिराते हैं तो आपके 434 अरब रुपए डेट। और हमारे साहब अगर ब्रीफली बता सकें चंद सेकंड्स में कि ये फिर इन्होंने आर्टिफिशियली क्यों इसको स्टेबल किया हुआ है 280 के अराउंड? सर आप पूछ ले, रेलेवेंट अथॉरिटी से पूछ ले, वही बता सकते हैं। इस सवाल का मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। और ये जो 45 रुपए का तकरीबन ये फर्क है, ये ज़ाहिर सरकारी खजाने में ही जा रहा है। सर देखिए, ये अब मेरे ख्याल से अभी मीडिया में भी आ चुकी है बात, 7.5 अरब डॉलर जो है ये मार्केट से परचेज कर चुके हैं, जो मेरे ख्याल से ऑलरेडी इनको LC सरेंडर होने ही थे डॉलर स्टेट बैंक को, वो उन्होंने पहले ही परचेज कर लिए। तो मेरे ख्याल से अगर मार्केट डिटरमिन्ड रेट पे अगर ये बेहतर होता कि ये सरेंडर हो जाते बनिस्बत इसके कि इन्होंने महंगे रेट पे परचेज किए, तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा मेरे ख्याल से फर्क आना शुरू हो जाता आपकी रुपए की कदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इशफाक तौला साहब हमारे टैक्स उमूर हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।